नमस्कार बच्चों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और फटाफट से जुड़ जाइए। आज हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी तक की हमारी क्लास के अंदर पढ़ा था बेटा कि किस तरीके से भारतीयों ने प्रयास किए हैं और किस तरीके से ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयास किए गए थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा संविधान की निर्माण प्रक्रिया होगी और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण के पश्चात क्या क्या घटनाएं घटित होती है, आज तमाम घटनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी संविधान सभा की। इसके पहले वाली क्लास के अंदर हमने कुछ बातें की थी और वो बातें हमारे पास संविधान सभा से संबंधित थी। तो हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा हमारे पास जो थी, अगर हम इस संविधान सभा की बात देखें तो ये संविधान सभा हमारे पास दो तरीके का कार्य कर रही थी। कौन कौन सा कार्य कर रही थी अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। हमारी संविधान सभा में दो प्रकार के सदस्य थे। पहले सदस्य के रूप में अगर मैं बात करना चाहूंगा आपसे, तो ये सदस्य कैसे थे बेटा, ये सदस्य आपके निर्वाचित थे। दूसरे सदस्य की बात करना चाहूंगा तो बेटा ये सदस्य हमारे पास क्या थे, मनोनीत थे। मनोनीत सदस्य, दो प्रकार के सदस्य हैं, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, हम इनको देख पा रहे हैं। और अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो निर्वाचित जो सदस्य थे, इनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको अच्छी तरह पता है बेटा 296 थी, जिनमें से अगर हम बात करें तो 292 प्रांतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ये कहां से थे, ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत। और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। बेटा मनोनीत सदस्यों की बात करना चाहूंगा तो मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 थी और ये 93 सदस्य हमारे पास थे देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। ये पूरी एक गणित हमारे सामने है संविधान सभा की। संविधान सभा के टोटल सदस्यों की अगर आपसे बात की जाए तो टोटल सदस्य हमारे पास थे 389 सदस्य थे, जिनमें से निर्वाचित और मनोनीत की संख्या हमने देख ली। अब ये संविधान सभा जो हमारे सामने आती है बेटा, इस संविधान सभा की अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा तो संविधान सभा हमारे पास, अगर हम इसके गठन की बात करें, संविधान सभा के गठन की बात की जाती है अगर आपसे, संविधान सभा, इस संविधान सभा के अगर गठन की बात करें हम आपसे तो गठन हुआ बेटा 6 सितंबर 1946 को। कब, 6 सितंबर 1946, 6 सितंबर 1946 को इसका क्या होता है, इसका गठन होता है। संविधान सभा हमारे सामने अस्तित्व में आ चुकी थी, गठित हो चुकी थी। और इस गठन की अगर हम चर्चा करें तो एक गठन में अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी, सदस्य संख्या अभी मैंने आपको बताई थी, सभी अच्छी तरह जानते हैं। इसकी सदस्य संख्या बेटा 389 की सदस्य संख्या हुआ करती थी। अगर मैं इसकी निर्वाचन की पद्धति की बात करूंगा तो निर्वाचन की पद्धति बेटा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर थी। निर्वाचन कैसा था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका निर्वाचन हुआ। और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि इसके जो निर्वाचन में भाग किसने लिया था, यह निर्वाचन की पद्धति आपने देखी, लेकिन निर्वाचन में भाग लेने वाले कौन थे बेटा, तो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से
प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया। निर्वाचन कैसे हुआ बेटा? निर्वाचन अगर आपसे पूछा जाता है तो निर्वाचन कैसे हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बेटा इसका मतलब जनता ने सीधे तौर पर भाग नहीं लिया है। यहां प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन हुआ है। प्रांतीय, जो प्रांत थे ब्रिटिश सरकार के, प्रांतीय विधान सभा, प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है संविधान सभा के बारे में कि 389 सदस्य इसके अंदर थे। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया। और अगर हम चर्चा करना चाहें बच्चों, तो इसके चर्चा में हमारे पास सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इसका जो निर्वाचन की पद्धति आपने देख ली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन था। और अगर हम बात करना चाहें कि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ बेटा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने भाग लिया, ये कई बार क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास बेटा। क्या है? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन हो रहा है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। तमाम सदस्य आ चुके हैं और मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं कि 2 सितंबर को हमारी अंतरिम सरकार बैठ चुकी थी, जिसके उपाध्यक्ष हमारे पास जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, जो प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इन्हीं के ऑफिस के जितने भी लोग थे, एक पूरा कार्यालय संचालित किया जा रहा था बेटा। और ये कार्यालय, वो कार्यालय आपका संचालित किया जा रहा था, संपूर्ण कार्यालय चल रहा था। और उसी कार्यालय के सदस्यों के माध्यम से पूरी योजनाएं प्लान की गई और संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। और इस संविधान सभा की अगर मैं प्रथम बैठक की बात करता हूं, हमारे पास मुद्दा था संविधान सभा। संविधान सभा हमारी बनकर तैयार थी इस संविधान सभा का पहला दिन। संविधान सभा का पहला दिन अगर हम बात करते हैं बेटा, प्रथम बैठक होती है इस संविधान सभा की। बहुत बड़ा दिन भारत सरकार के लिए, भारत के लिए इसकी प्रथम बैठक। इस बैठक की अगर मैं बात करना चाहूं तो इस प्रथम बैठक की डेट जो मुकर्रर थी बेटा, वो थी 9 दिसंबर 1946। अगर मैं आपसे स्थान की बात करना चाहूं बच्चों, स्थान, तो हमारा जो स्थान था वो था दिल्ली का केंद्रीय भवन। दिल्ली का केंद्रीय भवन। ये हमारा स्थान था जहां ये बैठक ऑर्गेनाइज की जा रही थी, जहां ये बैठक हो रही थी। सभी व्यक्ति बैठे हुए थे। अब बात आती है कि हमारी इस बैठक में कौन अध्यक्ष होगा। आज की बैठक का अध्यक्ष कौन होगा, संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष कौन होगा, ये बहुत बड़ा विषय था हमारे लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक सांसद था। एक रसूखदार व्यक्ति हमारी संसद में बैठे हुए थे, बुद्धिजीव हमारी संसद के अंदर थे। तो बात आती है अध्यक्ष की। जब अध्यक्ष की बात आई तो यह कहा गया कि ससम्मान फ्रांस की परंपरा के अनुसार जो सबसे वयोवृद्ध है उम्र के आधार पर, उस व्यक्ति को आज की इस संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सौंपी जाए। और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो बेटा हमारे पास जो अध्यक्ष बने वो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमारे पास संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। एक परंपरा का फॉलो किया था, भारत में पहली बार इस परंपरा का फॉलो किया जा रहा है, और ये परंपरा बेटा हमारे पास थी फ्रांस की परंपरा। अगर हम बात करना चाहें, इस फ्रांस की परंपरा थी ये वयोवृद्ध थे, वयोवृद्ध मतलब उम्र की वरिष्ठता। यहां क्या थी? उम्र की वरिष्ठता, उम्र की वरिष्ठता ये आधार बना, और ये हमने अपनाया था बेटा फ्रांस से, फ्रांस से इसको अपनाया था सच्चिदानंद सिन्हा। इस आधार पर हमारी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा एक बहुत सुलझे हुए और अच्छे राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी ने मुझे आज की इस प्रथम संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता का भार सौंपा। इसे मैं हृदय से स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश का भविष्य एक मजबूत कंधों पर हो, और देश का भविष्य अगर मजबूत कंधों पर होगा तो डेफिनेटली देश के लिए एक बहुआयामी प्रयास होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जब कभी भी संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन होगा तो एक नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। सभी ने इनकी बात को समर्थन किया, और इस प्रथम बैठक में कई व्यक्तियों ने अपने अपने विचार रखे। उन विचारों में एक बहुत प्रबल विचार यह भी था कि जो व्यक्ति इस रजिस्टर पे हस्ताक्षर करेगा, कुल मिला के आज जो सभा में उपस्थित होगा वही मतदान का अधिकारी होगा। एक रजिस्टर पूरे संविधान सभा में घुमाया गया, सब व्यक्तियों के हस्ताक्षर लिए गए, और कई फैसले लिए, किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना है। तो बहुत बड़ी बात थी कि हमारा देश एक ऐसे संविधान के निर्माण के लिए बैठ चुका था जिस पर आज भी हम गर्व करते हैं। बात आती है बच्चों संविधान सभा के उपाध्यक्ष की। तो फ्रैंक एंथनी उस समय संविधान सभा के अंदर थे, तो फ्रैंक एंथनी महोदय को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो बात आती है हमारे पास उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष बच्चों हमारे पास कौन था? उपाध्यक्ष की अगर हम चर्चा करते हैं, उपाध्यक्ष है फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी ये हमारे पास क्या बनते हैं? उपाध्यक्ष बनते हैं। अब हमारे पास दो बातें आती हैं। ये बिल्कुल तय था, प्रथम बैठक हो चुकी थी, प्रथम बैठक चल रही थी। यहां से कई फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। प्रथम बैठक, स्थान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी चर्चा की जाती है आपसे, और की भी जानी चाहिए। ये पूरी बैठक एक औपचारिक रूप से संपन्न हुई, और मुकर्रर हुआ कि भाई अगली बैठक का। तो संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक का आयोजन करती है 11 दिसंबर 1946। हम चर्चा करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक की। संविधान सभा और इस संविधान सभा की हमारे सामने आ रही बेटा दूसरी बैठक। कई बार तथ्य पूछे जाते हैं, प्रथम बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई है। तो संविधान निर्माण के लिए दूसरी बैठक का आयोजन हुआ है 11 दिसंबर 1946। और जो सच्चिदानंद ने एक प्रावधान रखा था, प्रावधान क्या था कि भाई इस दूसरी बैठक की अगर हम चर्चा करना चाहें तो दूसरी बैठक में एक अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, और अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे पास संविधान सभा में चुनकर नहीं आए थे, तो अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे पास अध्यक्ष बन के आ चुके हैं। बच्चों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारा अध्यक्ष एक वयोवृद्ध के स्थान पर अब एक देश का नवयुवक था। संविधान सभा के ऐसे व्यक्ति जो सबसे कम उम्र के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। बात करते हैं बेटा इसके उपाध्यक्ष की, जो हालांकि उस समय नहीं जुड़े थे, बाद में संविधान सभा में उपाध्यक्ष भी थे, तो हम यही चर्चा करना चाहेंगे उपाध्यक्ष की भी। हमारे उपाध्यक्ष की अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो समय के अनुसार दो व्यक्तियों को उपाध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। पहले उपाध्यक्ष के रूप में 25 जनवरी 1947 को 25 जनवरी 1947 को सबसे पहले हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। और ये उपाध्यक्ष बने बेटा 25 जनवरी 1947 को, 1947। एक और उपाध्यक्ष का हमारे सामने नाम आता है और वो है हमारे पास वीटी कृष्णामचारी। वीटी कृष्णामचारी हमारे पास दूसरे उपाध्यक्ष बनते हैं बेटा, वीटी कृष्णामचारी। और वीटी कृष्णामचारी ये बाद में जुड़े और ये जुड़ते हैं बेटा 16 जुलाई 1948 को संविधान सभा से जुड़ते हैं। तो संविधान सभा में एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष हमारे सामने थे। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं इसमें बात करूं आपसे तो इसका एक सचिव भी थे और सचिव HVR आयंगर को बनाया गया। सचिव की अगर हम चर्चा करना चाहें बेटा तो सचिव हमारे पास थे सचिव HVR आयंगर। आयंगर महोदय ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे और रिजर्व बैंक के गवर्नर HVR आयंगर साहब हमारे इस संविधान सभा की इस दूसरी बैठक में सचिव बनाए गए। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है बेटा, यहां से कई क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। इस बैठक में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ कि भाई हमारे पास एक सलाहकार होना चाहिए, एक संवैधानिक सलाहकार होना चाहिए जो हमें संविधान की हर बीच में सलाह देगा, किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, किस तरीके से कार्य नहीं किया जाना चाहिए, तमाम बातों पर डिस्कस होगा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि एक संवैधानिक सलाहकार हमारे बीच में आना चाहिए। तो बच्चों दूसरी बैठक की अगर मैं बात करूं आपसे तो हमारी इस दूसरी बैठक में एक संवैधानिक सलाहकार आए, संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में हमने जिस व्यक्ति को चुना वो थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। BN राव शॉर्ट में आप कह सकते हो। इनको हमने क्या बना दिया? इनको हमने संवैधानिक सलाहकार बना दिया। दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान की बैठकें बहुत अच्छे तरीके से संचालित होगी, एक सलाह दिया जाएगा और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले BN राव भी थे हमारे पास। अगर हम बात करेंगे तो क्या किया बेटा? संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया।
संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। यह वे व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि संविधान किस तरीके से होगा, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी। तो अगर हम बात करते हैं मसौदा की, हम कई चीजों की अगर चर्चा करना चाहें, मसौदा समितियों की बात करना चाहें, तो मसौदा समिति बाद में बनेगी, इनके द्वारा तैयार किए गए संविधान को वो बनाएगी। इस बात का ध्यान रखना। जो संविधान का प्रारूप ये तैयार करेंगे, उस प्रारूप पर काम करने के लिए आगे जाकर एक समिति बनेगी, प्रारूप समिति। इसीलिए प्रारूप समिति का जो कार्य प्रारंभ हुआ उससे पहले इन्होंने एक ड्राफ्टिंग तैयार की है, इसीलिए ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। इस समय अगर हम बात करें बेटा कि वे मोहर के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, स्टंप या मुहर के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो हाथी का प्रतीक, इसको मुहर के रूप में कार्य लिया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। तमाम बातें हमारे सामने आ चुकी थी दूसरी बैठक से संबंधित। कई क्वेश्चन यहां से पूछे गए, विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। परीक्षाओं में क्वेश्चन क्या आते हैं बेटा, हमारे पास सबसे बड़ी चीज ये होती है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष बेटा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आता है, नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब कई बार बुक्स वाले क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में या परीक्षा वाले कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको अपने स्वविवेक से करना है। मैं हालांकि आपके सामने थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, हमने क्या कहा, ये दोनों ने पहली बैठक को संभाला था, इसीलिए कई बार इनके आगे हम किस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, अस्थायी शब्द का प्रयोग इनके आगे कर लेते हैं कि ये दोनों अस्थायी शब्द हम इनके आगे इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर आप इनके आगे अस्थायी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा ये क्या हो गया, आप क्या कह सकते हो, ये संविधान सभा के जो व्यक्ति थे इनके आगे हमने एक शब्द का प्रयोग किया और ये शब्द था स्थायी। तो अब आज के बाद का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आपके आंसर मिलने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उपाध्यक्ष स्थायी बन गए थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वीटी कृष्णामचारी, सचिव HVR आयंगर को बनाया गया क्योंकि सचिवालय के रूप में कार्य होगा ना। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास उपाध्यक्ष महोदय थे हमारी सरकार के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो कार्यालय था, उनका जो ऑफिस था, उन्हीं के कर्मचारियों को इन्होंने अपने कर्मचारियों में शामिल किया गया और कहा कि अगर संविधान सभा चाहे तो अपने कर्मचारियों को परिवर्तित कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया संविधान सभा ने, कहा कि बड़ा एक्सपीरियंस है और आज की सभा इकट्ठी होने से पहले ही ये लोग काम कर रहे हैं, तो हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे जब तक साथ चलेगा मामला। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है बेटा। दूसरा फ्रेमिंग यहां से होता है कि भाई संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संविधान सलाहकार कौन है। BN राव का नाम आपको याद रखना है और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए आप इस फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से याद करें। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर प्रतीक की बात करें तो प्रतीक बेटा हाथी का प्रतीक जो था, हाथी की मुहर जो थी, उसको प्रतीक या स्टंप के रूप में इन्होंने प्रयोग करना प्रारंभ किया। संविधान सभा एक ऐसे दौर पे थी कि इस समय अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसने बेटा प्रथम संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार करती है।
सदस्यों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो कई जगह आपको 211 मिलेगी, कई जगह 207 मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। 207 सदस्य हमारे पास संविधान सभा के अंतर्गत है। प्रारंभ की अगर हम चर्चा करना चाहें, पहली बैठक विधिवत तरीके से तैयार है। बेटा कई बार आरपीएससी के द्वारा या अन्य स्टेट पीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन देखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारे तरीके से आप देखना, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आ जाए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कई बार क्वेश्चन आता है बेटा ये। और ऑप्शन देखना, मेन मुद्दा यहां ऑप्शन का है। ऑप्शन में अगर हम बात करना चाहें तो आपका जो प्रथम ऑप्शन है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चार ऑप्शन आपके पास है बच्चों। इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राइट ऑप्शन क्या होगा इसको देखने का प्रयास करना। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यस, हाँ सुशील जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब बेटा, शानदार। चले, इसका राइट ऑप्शन सर 2 नंबर राजेंद्र प्रसाद, वेरी गुड। और बताएं, सच्चिदानंद सिन्हा, शाबाश। और जवाब दें, क्या बात है, चारों ही दे दो बेटा। 4 ऑप्शन है तो चारों आपके हैं। अच्छा सर, फीस दी है, बिल्कुल बेटा सही, फीस दी है आपने। दो 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 जवाब दो, खुल के दो, चारों आपके ही तो हैं यार। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अरे कोई भी नहीं छोड़ा आपने तो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। शानदार जवाब दे रहे हैं हम। देखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको इस जवाब को देना है 100 विवेक से। क्यों? न यहां स्थायी पूछा गया है न अस्थायी पूछा गया है। आप तो महाज्ञानी हैं, आपको स्थायी भी याद है अस्थायी भी याद है, लेकिन एग्जाम में महाज्ञानी वाली बात नहीं पूछी गई है। आपके ज्ञान की पराकाष्ठा को जांचा नहीं गया है। आपको अपने 101 से जवाब देना है बेटा। अगर देखो, पहली फुर्सत में इन दोनों को गलत करो कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप बिलीव करते हुए चलना मेरे ऊपर और देखना ये दोनों नहीं हो सकते। बचे 2 कि साहब अध्यक्ष ये भी थे, अध्यक्ष ये भी थे ना। आपका अध्यक्ष पूछा गया, भाई कौन अध्यक्ष है, कैसा अध्यक्ष है, ऐसी कोई चीज आ नहीं रही है। स्थायी अस्थायी की बात हो नहीं रही है। अब जब स्थायी और अस्थायी की बात नहीं हो रही है तो मामला तो यहां आएगा ना बेटा। और क्या मामला आएगा, इस बात का ध्यान रखना। 100 वेग से देखना बेटा, इन दोनों में से भी अगर एक को चुनना पड़े ना तो आपका राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कारण क्या? क्योंकि बेटा ये एक दिन के लिए बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये हमारे पास स्थायी थे और अंत तक बने रहे। इन्हें हमने देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया है, इस बात का ध्यान रखना। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने यहां पर निकल के आ जाता है। पहली बैठक हो गई, दूसरी बैठक हो गई। हम बात करते हैं बेटा
संविधान सभा की तीसरी बैठक की। संविधान सभा की तीसरी बैठक की बात करते हैं। संविधान सभा की थर्ड बैठक, तीसरी बैठक की अगर हम चर्चा करना चाहें, संविधान सभा की तीसरी बैठक, अगर तीसरी बैठक की बात करें तो तीसरी बैठक हमारे पास थी 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक बेटा 13 दिसंबर 1946 को थी। और अगर हम इस पर बात करते हैं, इस दिन जो हमारे पास बैठक हुई, इस बैठक में हमारे देश के जो प्रथम, अगर मैं बात करना चाहूं कि जो उपाध्यक्ष बने थे, हमारी सरकार के उपाध्यक्ष थे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे सामने आते हैं। और आने के बाद क्या बात आती है? बात हमारे सामने सबसे बड़ी थी बेटा, इन्होंने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, अगर हम इसकी चर्चा करना चाहें इस उद्देश्य प्रस्ताव की, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में वो सभी बातें थी बेटा जो एक संविधान के अंदर होनी चाहिए थी। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। तीसरी बैठक संविधान सभा की चल रही है। इस पर अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। एक विचार विमर्श का दौर चलता है और ये विचार विमर्श अगर हम बात करें तो कब से कब तक बेटा? 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक इस पर विचार विमर्श हुआ। जितने भी संविधान सभा के सदस्य बैठे हुए थे, सबने विचार किया। विचार हर लेवल पे हुआ। प्रांतों के ऊपर विचार हुआ, इसके उद्देश्यों के ऊपर विचार हुआ, देशी रियासतों के ऊपर विचार हुआ। लेकिन हां, देशी रियासतों में विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था बेटा, और यह 21 दिसंबर को किया था। 21 दिसंबर 1946 को वार्ता समिति, एक समिति बनाई थी, वार्ता समिति। और इस वार्ता समिति का गठन 21 दिसंबर 1946 को हुआ। इसका उद्देश्य था देशी रियासतों से परामर्श करना। देशी रियासतों से परामर्श करना था इसका मुख्य उद्देश्य। देशी रियासतों से परामर्श, इसका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से बात की जाएगी, किस तरीके से कार्य किया जाएगा। और सब कुछ चर्चा होने के पश्चात, पूरे विचार विमर्श होने के बाद, हर पहलू पर विचार होने के पश्चात 22 जनवरी 1947 का दिन आता है और संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया बेटा? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने की अगर बात आती है तो ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ बेटा 22 जनवरी 1947 को। 1947 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया संविधान सभा द्वारा।
जब संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया तो इस प्रस्ताव में क्या क्या उद्देश्य थे, कौन कौन सी बातों को समाहित किया गया था, इनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, मतलब अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी संविधान सभा ने कौन कौन से उद्देश्य अपने एजेंडे में रखे थे, अगर हम इनकी चर्चा करना चाहें तो हमारे पास सबसे बड़ा उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य प्रस्ताव के, कौन कौन सी बातें थी इसके अंदर। इन्होंने कहा कि साहब हमारा जो भारत होगा वो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। क्या कहा? लोकतांत्रिक गणराज्य। इन्होंने बात की बेटा लोकतांत्रिक गणराज्य की, ये बहुत अच्छी बात थी। इन्होंने कहा कि जो भारत होगा वह संप्रभु भारत होगा। हमारा भारत कैसा होगा? प्रभुत्व संपन्न होगा, प्रभुत्व संपन्न। कुल मिला के आप क्या कह सकते हो? संप्रभु भारत होगा। इन्होंने अपने उद्देश्य में ये बातें रखी। इन्होंने अपने उद्देश्य में कहा हम बात करते हैं एकता और अखंडता की। इन्होंने किसकी चर्चा की बेटा? एकता और ये अखंडता की बात करते हैं कि हमारा उद्देश्य एकता अखंडता का होगा। ये बात इन्होंने की। इन्होंने ये यही नहीं रुकते हैं, मतलब ये कहें कि इसमें पूरे भारतीय दर्शन की झलक देखने को मिली, पूरे संविधान की दर्शन की झलक देखने को मिलती है इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के भाव समाहित किए गए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इसकी चर्चा हुई बेटा। इन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की। मौलिक अधिकार की चर्चा की। ये पूरी बातें जो आ रही थी हमारी इस पूरी प्रस्तावना में, सब चीजों का उल्लेख किया जाएगा। आगे हम जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे बेटा, तो उस संविधान की प्रस्तावना में सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ये सभी भाव हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में थे। लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न भारत होगा, एकता और अखंडता की इन्होंने चर्चा की है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों की चर्चा की जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ संविधान सभा के संदर्भ में। अब जब ये बातें आ गई, जब इनके उद्देश्य आ चुके हैं, ये मूल उद्देश्य थे इसके, क्या थे बेटा? ये मूल उद्देश्य थे जो भी आपके सामने यहां पर लिखे गए हैं। ये सब के सब क्या हैं आपके? ये मूल उद्देश्य आ रहे हैं संविधान सभा के। ये मूल उद्देश्य है संविधान सभा के। संपूर्ण उद्देश्य आपके सामने है। प्रारूप को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इन पहलुओं पर चर्चा की गई और मैंने क्या कहा, भारतीय दर्शन की झलक देखने को मिलती है यहां पर। इसके बाद दौर चलता है साहब कि अब संविधान के निर्माण पर कार्य करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अकेला व्यक्ति पहाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत चरित्रार्थ होती है। इस उद्देश्य प्रस्ताव की जो स्वीकृति के पश्चात संविधान सभा ने कई समितियों का गठन किया और विभिन्न समितियों का गठन किया जा रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव के पश्चात क्या होता है, कई समितियां इसके लिए कार्य करेगी और एक बहुत बड़ी समिति जो हमारे BN राव महोदय थे, उन्होंने 17 मार्च 1947 को एक प्रथम सूची तैयार की, मतलब लोगों का परामर्श देने के लिए कि किस तरीके से इस पर कार्य किया जाना चाहिए, कौन कौन सी समितियां होनी चाहिए और कौन कौन से विषयों पर कार्य होना चाहिए। कई प्रकार के परामर्श करने के बाद इस संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने
हर चीज को मानते हुए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है ना, मतलब पूरी प्रश्न सूची बनाई गई, हर पहलू पर बात हुई। किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा। बी एन राव द्वारा एक प्रश्न सूची तैयार की जा रही है। प्रश्न सूची मैंने अभी आपको बता दिया था कि ये व्यक्ति हमारे संवैधानिक सलाहकार थे और ये सूची तैयार हुई 17 मार्च 1947 को। 17 मार्च 1947 को एक प्रश्न सूची तैयार हो रही है। इसके विषयों पर चर्चा होती है। ये प्रश्न भेजे जाते हैं केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल में भेजे गए। पूरे एजेंडे को कहां भेजा बेटा? इस एजेंडे को कहां भेजते हैं? केंद्रीय और विधानमंडल में दोनों में भेज रहे हैं। केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के सम्मुख भेजा जाता है। प्रांतीय सरकार के सम्मुख भेजा जाता है और वहां जब डिस्कशन होता है हर चीज पर, तो बी एन राव ने इन सब पर कार्य करने के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इन सब के आधार पर संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार होता है। संविधान का प्रथम प्रारूप और यह बी एन राव द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसी प्रारूप पर कार्य किया जाएगा और ये कार्य करेगा बेटा प्रारूप समिति के माध्यम से। ठीक है, इसकी हर चीज की जांच होती है, हर पहलू पर डिस्कशन होता है और डिस्कशन होने के पश्चात ये कहा गया कि भाई इस प्रारूप की जांच के लिए एक समिति होनी चाहिए। इस प्रथम प्रारूप की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और यह समिति थी हमारे पास प्रारूप समिति। कौन सी समिति आ रही बेटा? प्रारूप समिति हमारे पास पहली समिति है। लेकिन मैं आपसे प्रारूप समिति को पढ़ाने से पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा संविधान निर्माण के लिए समितियां। और हम दो प्रकार की समितियां यहां बनाई जा रही थी। कौन कौन सी समितियां थी बेटा? एक थी आपकी स्थायी समितियां और एक थी आपकी तदर्थ समितियां। देखो, संविधान में जब कभी तदर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आप याद रखना, ये तदर्थ का मतलब होता है बेटा अस्थायी। तदर्थ का मतलब क्या होता है? अस्थायी। तो संविधान के निर्माण के लिए स्थायी समितियां बनाई गई और तदर्थ समितियां बनाई गई। इस समिति में पहली समिति अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली समिति हमारे सामने आती है और इस समिति का नाम था बेटा प्रारूप समिति। हमारे पास पहली समिति आ रही है प्रारूप समिति। बहुत महत्वपूर्ण समिति है बच्चों, यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न पर हम बात करेंगे। यह एक स्थायी समिति थी और इस स्थायी समिति के अगर गठन की बात करता हूं तो 29 अगस्त 1947 कब बनी? गठन की अगर आपसे चर्चा की जाती है तो गठन 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में अगर मैं सदस्यों की बात करूं कि सदस्य कितने थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। समिति का एक रूपरेखा ये स्थायी समिति थी हमारे पास। और अगर मैं इस स्थायी समिति के ऊपर अगर आपसे चर्चा करूंगा तो इसके कई नाम हैं। इस प्रारूप समिति के एक नाम नहीं है, इसको कई नामों से पुकारा गया है बेटा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे।
मसौदा समिति इसको कहा जाता है। इसको ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है, ड्राफ्ट कमेटी। इस समिति की अगर मैं चर्चा करना चाहूं बेटा, तो इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको पांडुलेखन समिति कहा जाता है, पांडुलेखन। इस समिति की अगर हम चर्चा करना चाहें तो खाका समिति इसको कहा जाता है, खाका, खाका समिति। कई नाम लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कई नामों से पूछा जाता है। समिति के अंदर कुल मिला के 7 सदस्य थे और इस समिति का पूरा कार्य संचालन करने के लिए इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो समिति की रिपोर्ट बेटा पेश की जाएगी, उसके पहले हम इसके सदस्यों की चर्चा करना चाहेंगे। तो इसके सदस्यों में अगर हम बात करें तो हमारे पास, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, प्रारूप समिति के सदस्यों की चर्चा कर लेते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य, यहां से आजकल एग्जाम में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जवाब याद होने चाहिए। इसमें हम जानते हैं कि 7 सदस्य हैं पूरे, और इन 7 सदस्यों में हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे अध्यक्ष की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 सदस्य इसके हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके अध्यक्ष की। तो बच्चों अध्यक्ष से इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये इसके अध्यक्ष हैं। अगर मैं आपसे अब सदस्यों की बात करना चाहूंगा तो हमारे सदस्य जो थे, जो बहुत एक इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और हम बात करना चाहेंगे, इनका नाम था बेटा के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हमारे पास दूसरे सदस्य के रूप में अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसके सदस्य थे। हम बात करना चाहेंगे मोहम्मद सादुल्ला की, मोहम्मद सादुल्ला। इसके सदस्यों में काफी अच्छे व्यक्तियों के रूप में मोहम्मद सादुल्ला शामिल हुए। हम बात करना चाहेंगे बेटा सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करना चाहेंगे, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हम बात करना चाहेंगे इस समिति के सदस्यों में गोपाल स्वामी आयंगर की, गोपाल स्वामी आयंगर। प्रारूप समिति के सदस्यों में बात करना चाहेंगे एन माधवराव की, किसकी? एन माधवराव। पूछे जाते हैं नाम क्रमशः, कई बार ये नाम आ जाते हैं बेटा। ये एन माधवराव जो थे बेटा, ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे, याद रखना, बीएल मित्र के स्थान पर, बीएल मित्र के स्थान पर। और अंतिम सदस्य के रूप में हम बात करना चाहेंगे बेटा टीटी कृष्णामचारी की, टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी की अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये भी बेटा हमारे पास डीपी खेतान के स्थान पर थे बेटा। किसके स्थान पर? डीपी खेतान के स्थान पर।
एक की मृत्यु हो चुकी थी, एक स्वास्थ्य कारणों से एक ने त्याग पत्र दे दिया था। इस प्रकार से हमारे पास 7 सदस्य थे। डीपी खेतान की मृत्यु हो चुकी थी, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। एन माधवराव को यहां से चुना गया। प्रारूप समिति हमारे सामने आ चुकी थी और इस प्रारूप समिति ने बच्चों 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की। कब रिपोर्ट पेश करती है? इसकी रिपोर्ट पेश की जा रही है 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति की रिपोर्ट पेश की जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या था, हम इस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, क्या क्या बातें हुई, कौन कौन सी चीजें डिस्कशन होती है, पूरे संविधान पर हर बात की चर्चा हुई। प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श होने के पश्चात इस पर 3 वाचन हुए। इस रिपोर्ट पर 3 वाचन होते हैं बेटा। जो रिपोर्ट पेश की जाती है प्रारूप समिति द्वारा तैयार, याद रखना, प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए। ये कई बार क्वेश्चन आता है और ये 3 वाचन कब कब होते हैं इस बात का ध्यान रखना। 3 वाचन मूल संविधान पर 3 वाचन कई बार पूछा जाता है बेटा। कब कब? हर पहलू पर डिस्कशन हुआ, काफी विचार विमर्श हुआ। तो बेटा पहला जो वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 पहला वाचन कंप्लीट। दूसरे वाचन की अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो दूसरा वाचन बच्चों हमारे सामने आता है 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। कब? 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से ये चला बेटा 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरे और अंतिम वाचन की अगर हमसे चर्चा की जाती है जो 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ जो 26 नवंबर 1949 तक चला। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 और यह तीसरा और अंतिम वाचन था जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान का संपूर्ण निर्माण हो चुका था। इस दिन अगर हम बात करते हैं तो संविधान का निर्माण हो चुका है बेटा। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास है। संविधान का निर्माण हो चुका है। ये वो दिन था। 3 वाचन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है कब कब कौन कौन से वाचन होते हैं। और इन वाचन पे अगर चर्चा की जाती है संविधान सभा में तो बहुत बड़ी बात है बेटा। इन तीनों वाचन की अगर हम बात करते हैं 9 दिसंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, पूरी चीजें एक एक चीज देखी जाती है। पूरा जो संविधान था ये इस दिन बनकर तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। मूल संविधान किस तरीके से था, निर्माण में कितने दिन लगे, कितनी बैठकें हुई, हम कौन कौन सी समितियां थी, स्थायी कौन सी थी, अस्थायी कौन सी थी, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे बेटा इसके बाद वाली क्लास में। मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।